प्रिय विद्यार्थियों, मनु को जब हमने प्रारंभ किया था तो मनु के संबंध में जाना था कि मनु कौन थे और उनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है मनुस्मृति, उसकी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मनु द्वारा दिया गया राज्य का सप्तांग सिद्धांत। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कई बार प्रश्न पूछा जाता है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत यानी कि राज्य के 7 अंग। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और इसी धारणा के अनुरूप मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए, जो भी कंपोनेंट्स हैं राज्य के, उसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया। उनके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं। पहली स्वामी अर्थात राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य है कि राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होगी। राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और सभी नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। राज्य की दूसरी प्रकृति या राज्य का दूसरा अंग है मंत्री। बिना कुशल मंत्रियों के राज्य का कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए राजा के द्वारा योग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य कार्य किए जाने चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुण और योग्यताएं भी बताई हैं। तीसरा अंग है राज्य का पुर, जिसका अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु मानते हैं कि पुर पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए और उसमें रक्षा की, भरण पोषण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई है, जिनमें प्रमुख है मही दुर्ग, धनवन वर्ग दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। राज्य का चौथा अंग है राज्य। राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख एक तरह से भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने राज्य को राज्य की प्रकृति के रूप में उस अर्थ में प्रयोग किया है इस शब्द का, जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ राज्य शब्द का तात्पर्य है राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। राज्य का 5वां अंग है कोश, जिसका तात्पर्य है खजाना। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने से ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विविध प्रकार के जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। जो दूसरा अंग है, छठा अंग राज्य का, वह है दंड, जिसका तात्पर्य है सेना, रक्षा करने वाली शक्ति। सेना के कई अंग को उल्लेख करते हैं मनु, जो बताते हैं कि सेना के विभिन्न अंग हैं, जैसे हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि राजा को सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ रखना चाहिए और राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य की 7वीं प्रकृति है मित्र। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का तात्पर्य है मित्र। भारत के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, इसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मित्रतापूर्ण संबंध होने चाहिए। ये मित्र ऐसे होने चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में भी राज्य का और राजा का साथ दे सके। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि मनु ने राज्य के जो 7 अंग बताए हैं, 7 प्रकृति बताई है। पुनः मैं बताऊंगी बच्चों, स्वामी यानी कि राजा, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र।
प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में मनुस्मृति में अधिक महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार करने की बात कही गई है। यानी कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह मंत्री है। राज्य के लिए राजा महत्वपूर्ण है, राजा के लिए मंत्री महत्वपूर्ण है। तो जो सभी जो अंग हैं वे सुदृढ़ होने चाहिए राज्य के कार्य के सुचारू संचालन के लिए। सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है, लेकिन ऐसा करते हुए इस बात पर बल दिया कि ये सभी प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक है और सभी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी, कोई अनुशासन नहीं था और अनुशासन के अभाव में कोई दंड व्यवस्था भी नहीं थी। तो ऐसे में अराजकता थी, सभी और सब लोग दुखी थे, कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा था, कोई भी खुश नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु ने राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनु ने राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और कल्याण को बताया है और इसके लिए राजा में कुछ गुणों का होना जरूरी है। राजा विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायप्रिय, विनम्र और लोकप्रिय होना चाहिए। वह सब वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। राजा को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने आना चाहिए और राजा ऐसा होना चाहिए जो धर्म के अनुकूल आचरण करे। मनु ने राजा के लिए एक निश्चित दिनचर्या भी बताई है। राजा ऐसा होना चाहिए जो क्रोध से दूर रहे और किसी तरह के व्याभिचार में लिप्त न हो। वो बड़ों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, वेदों का श्रवण करना चाहिए राजा को और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा राजा को निरंतर प्राप्त करती रहनी चाहिए। जो राजा विनम्र होगा ऐसे राजा का कभी नाश नहीं हो सकता। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है, क्योंकि मनु राजा को केंद्रीय स्थिति प्रदान करते हैं। राजा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। मनु ने राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा के अंतर्गत दिव्य शक्तियां होती है। राजा का शासन मानवीय समझौते पर आधारित न होकर ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है और राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि प्रजा के प्रति। तो इस प्रकार मनुस्मृति में राजा को महत्वपूर्ण माना गया है और मनुस्मृति में राज्य के कार्यों की विवेचना भी की गई है कि राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए। मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्रजाजन की रक्षा राज्य का पहला दायित्व है। राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए और यह कार्य दंड शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही किया जा सकता है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बलों के प्रति उचित व्यवहार रखें, इसके लिए राजा को आवश्यकता अनुसार दंड शक्ति के प्रयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। मनु की दृष्टि इस प्रसंग में बहुत विवेकपूर्ण है। युद्ध से प्रजा को हानि होती है, इसलिए मनु राजा को परामर्श देते हैं कि अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाया जाना चाहिए। प्रजा का पालन या लोक कल्याण राज्य का अनिवार्य दायित्व है।
राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे। राजा का दायित्व है कि वह प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि में सहायक हो। मनु ने शासक को परामर्श दिया कि उसे समय समय पर प्रजा के सुख दुख का हाल जानते रहना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के हिसाब से सहायता और दान देना राज्य का कर्तव्य है। ब्राह्मणों को राजकीय अनुदान देना मनु विशेष रूप से आवश्यक मानते हैं, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग चिंता मुक्त होकर बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर उनका उपयोग समाज के हित में कर सके। न केवल ब्राह्मण वर्ग बल्कि समाज के असहाय व्यक्ति, असहाय स्त्रियों की ओर भी मनु ने ध्यान दिया है कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए। मनु ने राजा से धर्मपूर्वक प्रजा का निरंतर पालन करने की अपेक्षा की है और उनका मानना है कि प्रजा के सर्वतोन्मुखी कल्याण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके, इसके लिए एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा को योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करें। प्रजा के जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी राजा का प्रमुख दायित्व है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और आर्थिक अपराधों से प्रजा की रक्षा होनी चाहिए, जैसे कि कम तोलना, अधिक मूल्य, अधिक कर या मिलावट, इस तरह की बातों पर प्रतिबंध होना चाहिए। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राज्य का दायित्व माना गया है। राज्य से अपेक्षा की गई है कि समाज में प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा, जो विभिन्न वर्ण है, 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विभिन्न वर्णों, विशेषतया वैश्य और शूद्रों से उनके कर्तव्यों का पालन कराने हेतु राज्य दंड की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था है, सभी व्यक्ति उसका उचित रूप से निर्वाह करें। मनुस्मृति में न्याय को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में माना गया है। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार निर्णय होना चाहिए कि प्रजा में न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। राज्य और संबंधित अधिकारियों को न्याय प्रदान करने में पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा करना राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। मनु का विचार है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शासक ऐसे विवेक से कार्य करे कि अनावश्यक युद्ध की उलझन में पड़े बिना ही राज्य और उसके सम्मान की रक्षा संभव हो सके। अंतर्राज्य संबंधों के संचालन के लिए मनु द्वारा मंडल सिद्धांत, षाटगुण नीति तथा अन्य उपायों के विवेक सम्मत पालन हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह मनु ने राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक बताया है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। जो मनु का राज्य है वह जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है। तो ये तो थे बच्चों मनु के राजा संबंधी विचार और राज्य संबंधी विचार। मनु ने राजा को महत्वपूर्ण माना, लेकिन राजा की सत्ता पर मनु ने धर्म का नियंत्रण रखा है, राजा को धर्म के अधीन रखा है और हमेशा इस बात पर बल दिया कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और यह पहला दायित्व है
और राजधर्म की अवहेलना न करे, राजा ऐसा हो। राजा की सत्ता पर संस्थागत नियंत्रण भी मनु ने लगाए हैं और शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने कही है कि राष्ट्र के प्रशासन के लिए छोटी इकाइयों में उसका विभाजन होना चाहिए और विकेंद्रीकरण को आवश्यक माना है, जिससे कि राजा निरंकुश न बने। मनुस्मृति में राजा के लिए दंड का भी विधान है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजा की भांति दंड भोगता है। तो इस तरह से जो मनु के विचार हैं वह राजा की शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाते हैं। राजा के व्यक्तिगत गुणों पर उन्होंने बल दिया। राजा के लिए प्रशिक्षण की बात कही कि राजा को पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए, कठोर प्रशिक्षण और कठोर दिनचर्या की व्यवस्था करते हैं। और जो इस तरह से जो राजा बनना आसान नहीं है और भोग विलास के लिए कोई समय नहीं बचता है राजा के लिए, इस तरह के कठोर प्रशिक्षण और दिनचर्या को मनु द्वारा निर्धारित किया गया है। राजा को कठोर अनुशासन में रखा गया है, जिससे कि वह केवल प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। राजा को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। इसको देखते हुए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मनु का युग न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व में राजतंत्र का युग था और उस युग में राजपद पर नियंत्रणों की व्यवस्था से इस बात का हम महत्व देखते हैं कि किस तरह से जनता की सत्ता को स्वीकार किया गया, राजा को महत्वपूर्ण बनाया गया, राज सत्ता महत्वपूर्ण रही, लेकिन फिर भी राजा पर कठोर नियंत्रण रखे गए और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और इस तरह से राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया और जनता को महत्वपूर्ण माना गया। तो बच्चों, यह तो थे मनुस्मृति में मनु द्वारा जो राजा के संबंध में और राज्य के संबंध में जो विचार बताए गए हैं। इसकी आगे की क्लास में हम मनु के जो आगे विचार है मंत्री परिषद के संबंध में, प्रशासनिक व्यवस्था में, उनका हम अध्ययन करेंगे।